जिसमें लिखा हुआ है, डिफाइन किया है ना, जैसे आईपीसी बताता है कि ये मर्डर है, ये थेफ्ट है, उसको हम सब्सटेंटिव कहते हैं, जो बेसिकली क्या करता है, डिफाइन करता है आपके राइट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, उसको हम कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ कौन सा होता है, जो हर चीज का प्रोसीजर बताता है कि ये केस है तो चार्जशीट फाइल होगी या सीपीसी है, इस पे कौन सा ऑर्डर लगेगा, क्या होगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है, प्रोसीजरल लॉस। अब बताओ लिमिटेशन सीपी आपका प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव है? सबसे पहला एमसीक्यू फॉर द डे। टुडे वी आर गोइंग टू बेसिकली डू द एमसीक्यूज फॉर लिमिटेशन। हेडिंग डाल लो, दीज आर ऑल द एमसीक्यूज फॉर लिमिटेशन। हाँ जी, क्या है, प्रोसीजरल, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसीजर बताता है कि यहाँ तक आप केस फाइल कर सकते हो, इसके बाद आपके ऊपर लिमिटेशन लग जाएगी, ठीक है। ओनली सम पार्ट्स, अब ये एक्सेप्शंस हर किसी में है, सम पार्ट्स इसके क्या है, सब्सटेंटिव। कैन यू गिव मी द एग्जांपल? जिसने लॉ कभी पढ़ा होगा, दीज आर ऑल द बेसिक्स फॉर योर प्रीलिम्स। लॉ दो तरीके के हुए, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल। लिमिटेशन कौन सा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल को हम एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडजेक्टिव लॉ। कौन सा पार्ट है इसका जो सब्सटेंटिव है? हाँ जी जसमीन, हाँ जी हरदीप, नीवी नहीं पाला नहीं होना, क्लासेस लगाई हुई है। बैरक्स खोलो, let's start solving the barracks. Open your barracks. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. क्या क्या कहता है आपका? Jasmine read. What is Part 1 from the index? Part 1 Preliminary. उसको तो देखने की जरूरत नहीं, वो तो उसी में आ जाएगा. Part 2 limitation of suits, appeals and applications. Part 3 computation of period of limitation. Part 4 What is computation? calculate कैलकुलेट करना, वो भी प्रोसीजर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, Part 4 acquisition of ownership by possession. सो दिस इज योर सब्सटेंटिव पार्ट। क्यों? बिकॉज हम ये कहते हैं ना कि लेट्स से ये जगह राहुल सर की नहीं है, पर राहुल सर इस जगह पे, लेट्स से, आई एम नॉट सेइंग, वो यहाँ पे एकेडमी चला रहे हैं, लेट्स से पिछले 15-20 सालों से, तो उनके ये क्या है, पोजेशन में है। सिंस उनके पोजेशन में है, वो क्या अक्वायर कर लेते हैं, बेटर टाइटल, ठीक है। सो व्हाट इज दैट, दैट इज सब्सटेंटिव लॉ, क्योंकि वो आपके राइट्स एंड लायबिलिटीज ले डाउन कर रहे हैं। सो यहाँ आपने लिखना है सब्सटेंटिव इज सेक्शन 25 to 27, ठीक है, 25 to 27। अब जिसने कभी भी ये लॉ नहीं पढ़ा उसके लिए भी है, जिसने पढ़ा है उसके लिए भी। लेट्स फर्स्ट हैव अ स्टोरी, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाएं पहले कि हमने इस लॉ में पढ़ना क्या है, ठीक है। Let's say this is S and this is R. You have to draw this story in your notebooks. S and R, let's say friends हैं, ठीक है। आप दोनों इकट्ठे बैठ के let's say you both are friends, right? एक को पैसे की जरूरत पड़ी, दूसरे S ने R को क्या दे दिया, लोन। होता है ना नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में, कहता भाई मुझे पैसे की जरूरत है, उसने कहा मैं मुझसे ले ले, अब वापस तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब जब वापस करने पड़ते हैं तब आपका लॉ ऑफ लिमिटेशन पिक्चर में आता है, राइट। अब लेट्स से आर डज नॉट रीपे द लोन, आर डज नॉट रीपे द लोन। आपने पैसे दे दिए फ्रेंडशिप के चक्कर में, अगला आपको पैसे नहीं वापस कर रहा। अब आपके पास ऑप्शन क्या आती है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन दैट विल कम टू योर माइंड? सूट फाइल करोगे, बोले चल कोर्ट, तेन कोर्ट से देखा है, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज कोर्ट केस। सो ये जो कोर्ट केस है, इस पे लगता है आपका लिमिटेशन, ठीक है। दिस इज वेयर यू नीड योर लिमिटेशन। अब लेट्स से जो लोन अमाउंट थी वो थी 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपया दिया था आपने अपने फ्रेंड को। कब दिया था? गिवन इन 2020, ठीक है। 2020 में आपने 10 लाख रुपया दिया। अब उसका लेट्स से रीपेमेंट डिफॉल्ट हुआ 2022 में, राइट डाउन रीपेमेंट डिफॉल्ट, रीपेमेंट डिफॉल्ट 2022।
अब यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ आप लिमिटेशन क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पेपर में ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे all similar to this which we'll solve because the complaint that came to me was कि जिन्होंने पहले क्लासेस लगाए उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखे, ठीक है। सो लेट्स गेट दैट फर्स्ट। सो रीपेमेंट डिफॉल्ट मीन्स आपने कब से आपका लिमिटेशन स्टार्ट होएगा। लेट्स से यहाँ पे जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कब अराइज हो रहा है, हाँ जी 2022 में। क्यों? क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है, जब आपने डिफॉल्ट किया, जब अगले ने आपसे पैसे मांगे, जब आपने कहा मैंने पैसे नहीं देने, तब से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, कॉज ऑफ एक्शन। लेट्स से जो सूट इन्फोर्सिएबल है उसका लिमिटेशन पीरियड एज पर लिमिटेशन लॉ क्या है, 3 years, राइट। ये कहाँ लिखा होता है, यस, सो दिस इज गिवन इन द शेड्यूल। बेयर एक्ट खोलो दोबारा। बेयर एक्ट में आपके पहले आगे क्या दिए हुए हैं, सेक्शंस, लास्ट में क्या दिया हुआ है, शेड्यूल। शेड्यूल में क्या दिए हुए हैं, आर्टिकल्स, ठीक है। पहला पार्ट है जो उसमें सेक्शंस हैं, लास्ट पार्ट में आपका शेड्यूल है, शेड्यूल में आपके आर्टिकल्स हैं। जब भी आपको माइंड यू, जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है, प्लीज डू नॉट डू द मिस्टेक ऑफ जस्ट गिविंग रेफरेंस ऑफ दी सेक्शंस, ऑलवेज गिव रेफरेंस ऑफ दी आर्टिकल्स। जब तक आप आर्टिकल का रेफरेंस नहीं देते, वी विल मेक लिस्ट, वी विल मेक टेबल्स, जिससे आपको याद हो जाएगा। मेनी स्टूडेंट्स से कि याद नहीं होता, वैसे आपको वेराइट्स मिलते हैं पेपर में, इन द मेंस आई एम सेइंग, ठीक है। तो स्मार्ट पीपल तो दे डोंट लर्न ऑल दिस थिंग्स जनरली, पर ये भी होता है कि भाई हम जैसे कई ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या किया होता है कि वो फाड़ भी होते हैं शेड्यूल्स वेराइट्स के जो हमें मिले होते हैं। सो एट टाइम्स ये रिस्क भी है, आप वहाँ जाओ, आप सोचो वहाँ से शेड्यूल वहाँ से पढ़ के कर देंगे, बट ऐसे खुद के लोग होते हैं जिन्होंने वो शेड्यूल फाड़े हुए होते हैं, बिकॉज़ दे आर वेरी पुराने वेराइट्स दैट यू गेट द स्मॉल बुकलेट्स जो बेसिकली आपको मिलती है। सो आपको रिस्क नहीं लेना, आपको थोड़ा बहुत लर्न करके जाना है, दैट इज व्हाई आई नीड टू लर्न दिस। बट ये आप वहाँ पेपर में टाइम मत वेस्ट करना, जब आपको वेराइट मिलेगा एक बार पीछे देख लेना, ठीक है, उसमें आर्टिकल्स होंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इफ यू गो टू मेंस, राइट। सो यहाँ पे सूट एनफोर्सिएबल लेट्स से 3 years तक है। सो दैट मीन्स आप सूट फाइल कब तक कर सकते हो इस केस में, हाँ जी, टिल 2025, ठीक है। ये इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो यहाँ बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ तक हमारे पास राइट भी रहता है और उसकी रेमेडी भी रहती है, ठीक है। एक लाइन आप पढ़ते हो ना, लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट नॉट द राइट, उसको स्टोरी की फॉर्म में समझ रहे हैं। सो 2025 तक तो आपके पास राइट भी है, ठीक है, बस आपका पैसा आपने वापस तो लेना ही है, और आपके पास रेमेडी भी है। क्या रेमेडी है कि आप कोर्ट जाके उसके खिलाफ केस कर सकते हो, ठीक है। अब लेट्स से आफ्टर 2025, आफ्टर 2025 क्या सिचुएशन होगी, इट विल बिकम, it becomes unenforceable. Unenforceable. That means आप कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पे ये क्या हो जाता है, टाइम बार्ड डेट। दिस इज टाइम बार्ड डेट, राइट। पेपर में आपको जब भी स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं डरना। ये आपको इसलिए बता रहे हैं फर्स्ट क्लास में दैट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज गोइंग टू बी लाइक दिस। आपको क्विक होना है, थोड़ा मैथ्स लगाना, 3-4 साल ऐड करने को बिग डील नहीं है कि 30 years भी हो गए कहीं ऐड करने, जस्ट डू इट रफली एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक। ऐसा नहीं कि लिमिटेशन के पेपर में उसी पे आप टाइम लगा दो सिविल लॉ के पेपर में, ठीक है। सो बेसिकली आफ्टर 2025 को क्या हो जाएगा, टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट का मतलब ये है कि आप कोर्ट में जाके उसकी क्या नहीं मांग सकते, रेमेडी। राइट तब भी है, सो दैट मीन्स क्रेडिटर के पास राइट है पर क्या नहीं है, रेमेडी, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सो दैट मीन्स उसके पास और क्या ऑप्शन है, दैट इज नो जुडिशियल रेमेडी, नो जुडिशियल रेमेडी, अदरवाइज right remains intact, otherwise right remains intact. That means let's say मैं कहूँ भाई तू ले ही ले पैसे, थोड़े दिन बाद मुझे याद आ जाए
एक महीने बाद 2025 का एक महीना जब निकल गया उसके बाद मैं कहूँ भाई तो ले ले पैसे, क्यों मेरे से दोस्ती खराब कर रहा है, ठीक है, सो दैट इज एन ऑप्शन। आप किसी मीडिएटर को डाल के पैसे लेना चाहते हो, दैट इज एन ऑप्शन। बट आप कोर्ट में जाके उसके बाद केस नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज वो क्या हो गया, टाइम बार्ड डेट। सो हेयर वन मोर कॉन्सेप्ट अराइजेस दैट दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन द कोर्ट्स। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिले वाला कांसेप्ट आता है। हाँ, coordination of delay, yes, yes, section 5 and everything will be applicable here, acknowledgement 18 19 20 सारे, ठीक है, बेसिकली ये सारे लगेंगे। मैं अभी ये सारे कॉन्सेप्ट्स इसलिए नहीं बोल रही बिकॉज वी हैव मेनी न्यू स्टूडेंट्स सो दैट दे डोंट गेट ओवरवॉक्ड बाय द इंफॉर्मेशन। सो ये अभी सिर्फ बेसिक बनाया कि ये बेसिक स्टोरी है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज ट्रस्ट मी लिमिटेशन इज लिटिल डिफिकल्ट, है ना, इसमें 3-3 4-4 सेक्शंस इकट्ठे लगते हैं, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू स्टोरी। अब इसमें मैंने डेट्स भी नहीं दी, अगर आप नोटिस करो, बट पेपर में आपको डेट आएगी, ठीक है। ये सबसे इजी क्वेश्चन आपको दिया है सॉल्व करने को, क्यों, बिकॉज इसमें आपको क्विकली करना है, डेट्स भी नहीं अभी तक, ठीक है। सो आई विल कम टू दोस कॉन्सेप्ट्स वंस दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे आपके जुडिशियल रेमेडी नहीं बचती, बाकी आप किसी भी तरीके से उसको कर सकते हो। जुडिशियल रेमेडी इज देयर, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भी बेसिकली आपका अपील्स पे अप्लाई होता है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू सूट्स। ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, अभी हम इसके बाद आएंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में नोट्स बनाना। दिस वाज द एग्जांपल कि आपको क्वेश्चंस आते कैसे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स। सो लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है ये किस चीज पे बेस्ड है, दिस इज फाउंडेड ऑन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी एंड एक्सपीडियंसी। लॉ ऑफ लिमिटेशन किस चीज पे बेस्ड है, पब्लिक पॉलिसी एंड एक्सपीडियंसी। क्यों, बिकॉज पहले हमारा तो वो सिस्टम है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ठीक है। अगर हम लिमिटेशन ही नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे भाई तेरा कोई डिस्प्यूट है तो 10 साल बाद सोच के आ रही हो, तो ये लिटिगेशन कभी खत्म ही नहीं होएगी। और हम क्या चाहते हैं, एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी मीन्स फास्ट डिस्पोजल ऑफ द केसेस। सो क्विकनेस के लिए और पब्लिक पॉलिसी मीन्स हमें ये सब कुछ करने के लिए हमें लॉ ऑफ लिमिटेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सेकेंड है, ये बेसिकली क्या करता है, extinguish stale demands, extinguish stale demands। लेट्स से आपका कोई मुद्दा है, आप उसको 25 साल बाद उठा के लेके आते हो, ठीक है। 25 साल बाद ये नहीं पता उनमें से कोई मर गया हो जो विटनेस हो, ये नहीं पता होगा कोई बुढ़ा होगा, उसको ये नहीं याद होगा डॉक्यूमेंट कहाँ रख दिया। सो बेसिकली वो डिमांड्स आपकी क्या हो जाती हैं, स्टेल डिमांड्स, जिनको कि कल को कोर्ट में प्रूव करना फॉर द डिफेंडेंट गेट्स ऑल द मोर डिफिकल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्या लॉ है, प्रिवेंटिव लॉ। दिस इज अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव law, right? Now let's come to the legal maxims, because limitation में legal maxims are very 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 important. Trust me, ये हम कह देते हैं कि अगर आपने नहीं लिखा आपको मार्क्स मिल जाते हैं, बट लिमिटेशन में नहीं मिलते। लिमिटेशन में जहाँ जहाँ भी आपको क्वेश्चन आया, अगर सॉल्व करने के लिए भी आता है, आप वो सारा सॉल्व करके, जैसे एक हमारा PNB वर्सेस सुरेंद्र वाला केस है, ऐसे करके 1-2 केसेस और ये मैगजीम्स प्लीज फिट कर देना, ट्रस्ट मी प्लीज फिट कर देना, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये 2 मैगजीम्स है, 2 मैगजीम्स आप लिख लो, आपको आते ही होंगे वैसे ये, इंटरेस्ट रिपब्लिके, इंटरेस्ट रिपब्लिके, UT अट, सिट SIT, FI, NIS फिनियस, लिटियम LITIUM, Republique at sit Phineas Litium, that is, write down the meaning. Interest Republique at sit Phineas FINIS LITIUM। डोंट वरी, आपको सारी किताबें मिल जाएगी। आप लोग आई थिंक वही बुक पढ़ते होगे, बेसिक JD जान, हाँ, कुछ भी नहीं पढ़ते? ये पढ़ने बहुत है। अच्छा, मैंने कहा कोई भी बुक नहीं पढ़ते, बुक्स तो प्लीज पढ़ना, एटलीस्ट आफ्टर योर वन सब्जेक्ट इज डन यू शुड रेफर टू एटलीस्ट 1 बुक,
ठीक है, बिकॉज टीचर्स, मैंने पहले भी ये बात बोली है, टीचर्स कई बार कोई कॉन्सेप्ट्स मिस भी कर जाते हैं एंड सम टीचर्स आर सो ओवर स्मार्ट, वो वाले कॉन्सेप्ट्स मिस करते हैं जो उनको समझाने नहीं आते। एंड लिमिटेशन आप ज़्यादातर नोटिस करना, जब आपको पढ़ाया जाता है ना, हर कोई इससे भागता है, हर किसी को सॉल्व करना ही नहीं आता। ट्रस्ट मी, वो आपको कॉन्सेप्ट करा देंगे, उसके बाद कह देंगे अब आप सॉल्व करके देख लेना घर जाके, ठीक है। सो दिस इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसके लिए एक बुक प्लीज रेफर करना, व्हाटएवर यू वांट, इट इज योर चॉइस, सब में सेम मटेरियल है, ठीक है। सो इसका मतलब होता है इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, interest of the state requires that there should be an end to litigation. I repeat, interest of the state requires that there should be an end to litigation. क्योंकि हर स्टेट जाती है कि पैसा इसी चीज में बर्बाद नहीं होना चाहिए, बेटर ट्रेड, कॉमर्स, ये चीजें प्रमोट होनी चाहिए रादर देन लिटिगेशन, राइट। नेक्स्ट मैगजीम है हमारा VIGILANTIBUS, Vigilantibus non DORMEIENTIBUS, डॉर्मेंटिबस। अब आप कहोगे ये याद कैसे रहेंगे, अगर आपको वैसे स्मार्ट मत बनाओ, ये याद नहीं रहते, तो मैंने कई पेपर चेक किए जुडिशरी के, जिसमें लोग पता क्या करते हैं, वो मैगजीन का नाम नहीं लिखते, वो कहते हैं इन वन ऑफ द मैगजीन्स important magazines it was said so and so. So अगर आपको नहीं याद रहता, एटलीस्ट एग्जामिनर के पास से इंफॉर्मेशन निकालो, गलत मत लिखना, बिकॉज ये गलत लिख नहीं सकते, ये आपने नहीं ड्राफ्ट किया हुआ, ठीक है। सो डोंट राइट इनकरेक्ट लैंग्वेज, अगर रट्टे लग जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं लगे तो रिस्क नहीं लेना, ठीक है। विजिलेंटिस नॉन डॉर्मेंटिस, जूरा सब VENIUNT, वेरिएंट, जूरा सब वेरिएंट, आता होगा ये तो। लॉ कम्स टू द असिस्टेंस of the vigilant and not of the sleepy, so that means law उसकी मदद करेगा जो अवेयर है, जिसको पता लगा कि अभी मेरे साथ गलत हो गया, आज भाई कोर्ट चले, ठीक है, ना कि जो 10 साल बाद ओ चल कोर्ट चले, बस तब आप बेसिकली जस्टिस नहीं मांग रहे, आप बदला ले रहे, ठीक है। सो कोर्ट ये कंसिडर करती है कि आप 10 साल बाद उठ के आए तो आप खुद ही स्लीपी थे, आप क्या न्याय मांगने आए हो, ठीक है। सो यहाँ एक और लाइन है, लॉ एड्स द diligent and not the indolent, INDOLENT. Law aids the diligent and not the indolent, ठीक है। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या किया कि लिमिटेशन होता क्या है, क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें केसेस बंद करने हैं, हमें इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये है कि हम जल्दी से जल्दी ये चीज़ को रिजॉल्व करें और हर बंदे को डेडलाइन दे दें। जैसे आपके फीस के केस में भी होता है ना, अगर आपको बोला ही ना जाए कि आपने फीस भरनी है, बेसिकली हर चीज़ के लिए हर इंसान को क्या चाहिए होती है, डेडलाइन। सो दिस इज वन डेडलाइन दैट इज गिवन अगर आपने कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटाना है, ठीक है। ये सिर्फ कोर्ट केसेस के लिए है, ये याद रखना है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। बेसिकली हमने क्या करना है, क्वाइट द लॉन्ग पोजेशन and extinguish stale demands. Quite the long possession and extinguish stale demands.
Those of you who have already attended the classes, extinguished tail demands तो सबको पता लग गया, ठीक है, कि हमने सोते नहीं रहना, हमने अपना हक उसी टाइम मांग लेना. What is meant by quite long possession? Yes, basically adverse possession. ठीक है, so basically हम जब limitation की बात करते हैं ना, तो एक तो हम limitation period पे questions आते हैं आपको, ठीक है. एक second part of the law है जो कि basically adverse possession पे आपसे questions मांगता है, ठीक है. So we have two kinds of topics that are covered under your limitation. First is quite long possession and the second is limitation period, ठीक है. Next हमारा object क्या था? एक आपका Halsbury's Laws of England है. Halsbury's Laws of England, ये बुक है, कभी देखिए जिंदगी में टाइम निकाल के गलती से देख लेना, कभी लाइब्रेरी गए है ना, पीयू लाइब्रेरी पढ़ी होती है आमी, दैट इज Halsbury's Law. कोई पीयू से है? नहीं, आप पीयू से हो तो वहाँ जाना, कभी लाइब्रेरी में देख के आना. सो वी हैव ऑल दीज डिक्शनरीज एंड बुक्स, मोटी मोटी बुक्स है बेसिकली, फ्रॉम देयर वी पिक अप दीज लाइन्स, ठीक है. सो Halsbury's लॉज ऑफ इंग्लैंड में एक लाइन लिखी गई है दैट लॉन्ग डॉर्मेंट क्लेम्स have more of cruelty than justice in them. I repeat, long dormant claims have more of cruelty than justice in them. क्या समझ आता है इस लाइन से? बेसिक इंग्लिश. बेसिकली वो क्रुएलिटी है, किसके ऊपर क्रुएलिटी है? ऑन द डिफेंडेंट, ठीक है. लेट्स से मेरे खिलाफ कोई 20 साल बाद आ जाता है मुंह उठा के, राइट. अभी लेट्स से आई एम 37, तब मैं कितने की होगी? 57. आधी तो मेरी क्या हो जाएगी तब तक? मेमोरी गुल, ठीक है. ये रीजंस है जिसकी वजह से, मैं मजाक नहीं कर रही, सच्ची में कह रही हूँ, ये रीजंस है कि ये क्रुएलिटी का ग्राउंड बनता है. बेसिकली क्या, मेरी मेमोरी गुल हो गई, या लेट्स से मैं टपक गई, ठीक है, डेथ ऑफ द पार्टीज, या ये मेरी गवाह थी, मैं इसी से क्वेश्चंस पूछती थी, ये भी टपक गई, दैट मींस डेथ ऑफ द विटनेस, राइट. या फिर क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. लेट्स से क्लास में कोई बात हुई थी, मैं बोलूँ सर सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, सर बोले मैडम दिमाग खराब हो गया, 20 साल को मैं पुराना मेरे पास आज का नहीं रिकॉर्ड होता. सो बेसिकली क्या है कि ये जो स्टेल डिमांड्स हो जाती हैं, इसमें नहीं होता सर के पास, मजाक नहीं किया मैंने. सो बेसिकली ये क्या होती है, ये सारी चीजें साबित करनी मुश्किल हो जाती है. सो बेसिकली ये जस्टिस की जगह क्या बन जाती है? क्रुएलिटी, राइट. सो दैट इज व्हाई ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट क्या है कि हमने ये सब कुछ बंद करना है और जस्टिस प्रोवाइड करना है टू द पार्टी, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक. अब हम इसे टॉपिक वाइज करेंगे. लॉ ऑफ लिमिटेशन को दो नाम से जाना जाता है. लॉ ऑफ लिमिटेशन, ये सारे आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो आज की क्लास है. हमारा कल से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे सेक्शन वाइज बेसिकली, ठीक है. लॉ ऑफ लिमिटेशन को हम बोलते हैं स्टैट्यूट ऑफ रिपोज या स्टैट्यूट ऑफ पीस. स्टैट्यूट ऑफ रिपोज या स्टैट्यूट ऑफ पीस. रिपोज इसलिए बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखो, बिकॉज इट एक्सटिंग्विशेस द स्टेल डिमांड्स. बिकॉज इट एक्सटिंग्विशेस स्टेल डिमांड्स. पीस इसलिए बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखो, बिकॉज इट इंश्योर्स सिक्योरिटी ऑफ rights. Because it ensures security of rights, ठीक है. सो लॉ ऑफ लिमिटेशन के दो और नाम हैं. दिस इज कॉल्ड एज स्टैट्यूट ऑफ रिपोज और स्टैट्यूट ऑफ पीस, राइट. नाउ लेट्स कम टू वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलता,
ठीक है, ये मैंने भी जब अपनी बुक लिखी थी कहीं से खोज के निकाला था. सो यू नीड टू हैव दिस वर्ड बिकॉज ये 2 बार प्रीलिम्स में आ चुका. दिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, हमारा जो लिमिटेशन लॉ है कहाँ से आया ये, कहीं से तो चल के आया. तो देखो हमने इंडियंस ने कुछ नहीं बनाया सिवाय पॉलिटिक्स के, वो हमारी मोदी जी ने अच्छे लेवल पे एस्टैब्लिश कर लिए. बट कोई भी लॉ उठा के देख लो कहीं ना कहीं से चिपका ही हुआ है. हमारा ओरिजिनल कुछ भी नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन भी इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बता, आयरलैंड से ले आओ, ऑस्ट्रेलिया से ले आओ, फलाने से ले आओ. सो बेसिकली हमने सब कुछ चेपा. सो ये हमने कहाँ से चेपा है, फ्रॉम द रोमन लॉ. रोमन लॉ से इंग्लैंड में आया कॉन्सेप्ट, इंग्लैंड से हम सब कुछ चोरी करके अपने में ले आए. ठीक है, सो वी हैव ट्रेस्ड ऑल दिस फ्रॉम रोमन लॉ. रोमन लॉ का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम आपको बुक्स में नहीं मिलता, ये लिख लो. एक्शनस, ACTIONES, एक्शनस, TEMPORALIS, एक्शनस टेम्पोरालिस. सो बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट था एक्शनस टेम्पोरालिस जो ये बात करता था इंग्लैंड में और रोमन लॉ में, जो ये कहता था कि लिमिटेशन लगाओ भाई. ऐसे नहीं 20 साल बाद कोई भी मुंह उठा के आ जाता है, कोर्ट का टाइम वेस्ट करने लगता है, सबूत इकट्ठे करने मुश्किल होते हैं, फिर वो कहते हैं अभी डेट दो, सबूत और चाहिए. राइट, सो दिस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज एक्शनस टेम्पोराली. सो जितना ये हमारे पास बेयर एक्ट है इसी की देन. ठीक है, सो इफ अ क्वेश्चन कम्स टू यू कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, हम फटाफट इंग्लैंड ही टिक करते हैं. हमें लगता है सब कुछ इंग्लैंड से ही आया इंग्लैंड से है, बट उससे पहले भी वाया रोमन लॉ आया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम स्टार्ट करते हैं. लिमिटेशन पीरियड शैल अप्लाई, राइट डाउन. लिमिटेशन पीरियड शैल अप्लाई, किस किस पे अप्लाई होता है ये? लिमिटेशन पीरियड शैल अप्लाई on suits, appeals and applications. ठीक है, suits, appeals and applications. अब बोल जिसने पढ़ा वो बोलेगा हाउ क्यूट, इसमें से क्या कुछ नया है. ठीक है, सो बेसिकली इसमें क्या एक नया है, आपका एमसीक्यू नया है. दैट मीन्स एक तो कि केस अप्लाई करने के लिए, फाइल करने के लिए लिमिटेशन लगता है, डिफेंस पे लिमिटेशन नहीं लगता. ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू इज केस फाइल करने पे लिमिटेशन लगता है. दैट मीन्स इट अप्लाइज ओनली ऑन प्लेंटिफ. ठीक है, इट अप्लाइज ओनली ऑन प्लेंटिफ और एपेलेंट और एप्लीकेंट. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. सो बेसिकली जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है आपके बेयर एक्ट में, अगर आप उठा के बेयर एक्ट देखो, एंड में सारा आपका जो शेड्यूल है वो किसकी बात करता है, सूट्स, एप्लीकेशंस एंड अपील्स. राइट, सो बेसिकली यहाँ पे आपके 2 एमसीक्यूज निकलते हैं इस टॉपिक में से. पहला तो केस फाइल करने पे लिमिटेशन लगता है, डिफेंस पे नहीं लगता. दैट मीन्स अगर मैंने केस फाइल करना है तब चेक किया जाएगा कि ये लिमिटेशन में है या नहीं है. ठीक है, और दूसरा कि ये फिर किस किस पे अप्लाई हुआ, सूट कौन फाइल करता है, प्लेंटिफ. ठीक है, अपील कौन फाइल करता है, एपेलेंट. एप्लीकेशन कौन फाइल करता है, एप्लीकेंट. सो बेसिकली जनरली किस पे अप्लाई नहीं होता, डिफेंडेंट. अब मैंने वर्ड यूज किया है जनरली बिकॉज आगे कुछ एक्सेप्शंस आएंगे. ठीक है, सो जनरली दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द डिफेंडेंट. दिस इज द एमसीक्यू. अब आता है नेक्स्ट, किस पे लगती है लिमिटेशन, सिविल केसेस पे या क्रिमिनल पे? जनरली किस पे लगती है, जनरली बोलना आपने, ये एक्सेप्शन सब जगह बनाई हुई है लॉ ने. जनरली एप्लीकेबल इन सिविल केसेस. ठीक है, क्रिमिनल केसेस में हमारा रूल क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट. क्रिमिनल केसेस में जनरल रूल कहता है दैट लिमिटेशन is not applicable. Limitation is not applicable. अब इंसाफ की बात करें तो सही भी है ना. आपको 10 साल बाद केस करना है, आपको 5 साल बाद केस करना, अगला बोल दो नो 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 लिमिटेशन लगी, अपनी भाई इंसाफ मिलना. सो बेसिकली उसमें आप क्या मांग रहे होते हो, इन अ क्राइम व्हाट डू यू वांट, पनिशमेंट. ठीक है, सिविल में आप क्या मांगते हो, कॉम्पनसेशन. इन दैट वी हैव डिसाइडेड कि डेडलाइन फॉलो करो भाई, अगर आपको आपका पैसा वापस चाहिए, कुछ भी आपका लफड़ा है. सो बेसिकली इसमें जो आपकी क्राइम है उसमें आप लिमिटेशन जनरली अप्लाई नहीं करते. बट देयर इज एन एक्सेप्शन.
एक्सेप्शन क्या कहती है? अनलेस इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, अनलेस इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। अगर कहीं लिखा गया है कि क्राइम के केस में भी लिमिटेशन लग रही है किसी जगह पे, तो वो अप्लाई होगी। जैसे आपके लिमिटेशन के आर्टिकल 114, 115, 131, 32 ये सारे क्राइम के अपील के केसेस से डील करते हैं, इन सब में लिमिटेशन लगती है। सो जब ये रट्टे लगाएंगे, आई विल यूज द वर्ड रट्टा बिकॉज इसमें अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी, तो तब इसको आपको अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। अभी तक आपको यही याद रखना है कि लिमिटेशन सिविल केसेस पे तो लगती है, जनरली क्राइम वाले केसेस पे नहीं लगती, बट देयर इज एन एक्सेप्शन दैट इज व्हेन इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। जब लॉ कहता है कि लिमिटेशन लगाओ क्राइम के केस में भी, तभी वो लगेगी। उसमें भी लॉ कब कह रहा है? अपील्स के केस में। इफ यू नोटिस, लॉ सूट के केस में नहीं कह रहा लिमिटेशन लगाओ, लॉ अपील के केस में कह रहा है क्राइम में कि लिमिटेशन लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। सो बेसिकली दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द कोर्ट्स, दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द कोर्ट्स। सो दैट मीन्स जितनी आपकी क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज होती है, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज कौन सी होती है? ट्राइब्यूनल्स बेसिकली, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स हो गए या कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज होगी, ठीक है, तहसीलदार के ऑफिस जा रहे हो, वहाँ कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व करा रहे हो, किसी ट्राइब्यूनल जाके कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहे हो, उन पे लिमिटेशन नहीं लगती। ठीक है, एक बार आपको बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन आया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि वो ट्राइब्यूनल में गया और उसका लिमिटेशन का वो था, एक बार आया एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, सबने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। बेसिकली वहाँ आपने क्या कहना है कि वहाँ तो लिमिटेशन लगेगा ही नहीं, लिमिटेशन सिर्फ तब लगेगा जब आपने कोर्ट जाके केस फाइल करना है। सो ये पॉइंट आपने याद रखना है, व्हेनेवर अ स्टोरी कम्स ऑलवेज चेक दीज फैक्ट्स फर्स्ट। ठीक है, कि वो सिविल सूट है, कौन से मैटर पे है, जो भी मैटर है उसको फटाफट पीछे से आर्टिकल में ढूंढ लेना है कि ये मैटर कौन से आर्टिकल में आता है, कितनी लिमिटेशन दी है लॉ ने। ठीक है, फिर कोई एक्सेप्शन होगी, जैसे उसमें आगे जाके आता है कि अब टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा या ये हो जाएगा, फिर आप फटाफट अपने सेक्शंस पे आओगे। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व योर क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बेसिकली रिट्स। क्या रिट्स पे लिमिटेशन लगती है? सिविल केस तो हमने देख लिए लगती है, ठीक है, आपने सिविल केस फाइल, कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉर्ट सब में लगेगी। बेसिकली क्राइम में क्या है? नहीं लगती, एक्सेप्ट अगर हमने लिखा है कि लगनी है। रिट्स के केस में लगेगी। रिट्स कौन से आर्टिकल में फाइल करते हो? कॉन्स्टिट्यूशन 32 एंड 226। अब अगर आपको पेपर में स्टोरी आ जाएगी किसी ने रिट फाइल की थी, ये वाले टाइम पीरियड में कर दी, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, क्या जवाब होगा? ऐसे फेसेस जिन्होंने लिमिटेशन पढ़ा है वो मत बनाओ, बिकॉज लिमिटेशन का ही बेस है। अभी तो इसका लेवल शू जाएगा। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स, अगर इसको ध्यान से पढ़ाया जाए और समझा जाए। अगर आप ऊपर से पढ़ाई करोगे फिर तो बहुत सौखा है, इतना सा है 32 सेक्शंस, बट वो 32 अगर निचोड़ के पढ़ा जाए विद द आर्टिकल्स, दिस इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैंने सेल ऑफ बुक्स को डिफिकल्ट नहीं बोला, मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफिकल्ट नहीं बोला, बट लिमिटेशन डिफिकल्ट है, स्पेसिफिकली डिफिकल्ट है। दीस आर सम डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। हाँ जी, आप लोग जवाब दो। रिट्स पे लगता है? जैसे स्टोरी आ जाए किसी ने रिट फाइल की, उसको कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई अब लिमिटेशन हो गया, अब नहीं आ सकता, नहीं लगता, क्योंकि इस पे क्या लगता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैशेस। ये पढ़ी होगी आपने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैशेस। ठीक है, सो बेसिकली इसमें लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, इसमें एक डॉक्ट्रिन लगती है दैट इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैशेस। यहाँ पे एक लाइन में लिख लो, ये क्या होती है? Where no statute has fixed period of limitation, there we apply doctrine of latches in order to avoid
in order to avoid unreasonable delay. In order to avoid unreasonable delay. So अगर सपोज सेम उसी क्वेश्चन पे आते हैं, आपको क्वेश्चन आए कि किसी ने रिट फाइल की, ठीक है, वो कोर्ट गया, उसने रिट फाइल की, कोर्ट ने कहा कि भाई लिमिटेशन लगे, तो आप वहां पे क्या आंसर दोगे? लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई. बट स्टिल डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस अप्लाई होती है. डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस क्या कहती है कि अगर किसी लॉ के अंडर लिमिटेशन नहीं लग रही, तब भी आपकी एज अ सिटीजन जिम्मेवारी है कि आपने उस केस को विद इन अ रीजनेबल टाइम फाइल करना है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस, जो अभी हम सेकंड हाफ ऑफ द क्लास में करेंगे इन डिटेल, बिकॉज़ दिस इज इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, दिस इज बेस्ड अपॉन, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन कौन सी रिपोर्ट है लॉ कमीशन की? जब एग्जामिनर को कोई क्वेश्चन नहीं मिलते ना, ट्रस्ट मी, तो ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो इनको हल्के में मत लेना, इनको पढ़ जाना है एक बार टाइम लेके. ठीक है, सो दिस इज बेस्ड अपॉन लॉ कमीशंस थर्ड रिपोर्ट dated 27th of July 1956, dated 27th of July 1956. अब इसकी हिस्ट्री ट्रेस करते हैं कि ये बना कैसे. सबसे पहला लॉ कौन से साल में आया था? हाँ जी, किसमें? हाँ, लिमिटेशन का सबसे 19 में कहाँ पहुंच गए हम? तो रोमन से बाद इंग्लैंड से आए, वहां से ट्रेस करते आ रहे हैं इसको. सो बेसिकली राइट डाउन फर्स्ट लाइन. इन इंडिया there was no uniform law of limitation. There was no uniform law of limitation before 1859. Law of limitation before 1859. ब्रैकेट में लिख लो, different rules were followed by different courts. Different rules were followed by different courts, which led to uncertainty and confusion. Which led to uncertainty and confusion. ठीक है, सो 1859 इज द ईयर जिससे हमने इसको ट्रेस करना स्टार्ट करना है, बिकॉज 1859 तक क्या था, जो कोर्ट को लगता था कि इस कोर्ट में इस केस में सही है, वो वाला प्रिंसिपल लगा देते, तो उससे क्या हो रहा था? कंफ्यूजन. सो देन द ब्रिटिशर्स डिसाइडेड दैट वी नीड अ लॉ जो कि स्पेसिफिक होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होना चाहिए. नाउ आई कैन प्राउडली से पूरे इंडिया पे आफ्टर द एक्ट ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. तो जहां भी आपके पेरेंट्स में जिनके पास अपडेटेड नहीं होते, सेक्शन 1 सबका चेंज है. ठीक है, ये पेपर में याद रखना. कई लोगों को ऐसे सॉलिड रट्टे लगाए होते हैं ना, आई हैव सीन इन द टेस्ट सीरीज, कहीं वो सेक्शन से कोरिलेट करना पड़ जाए ना 1 से, एक्सेप्ट फॉर JNK अभी भी वही निकल रहा है. सो वो याद रखना है, वहाँ आपने JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का रेफरेंस जरूर देना है. ठीक है, सो लेट्स ट्रेस इट. सबसे पहले इसका लॉ आया था इन 1859. This is the first code. That means पहला जो हमने किताब में लिखा. ठीक है, so this was the first code that was in 1859. Then हमारे पास आया 1871, जो क्या था? more comprehensive. That means ये improve ही होते जाएंगे आगे आगे. ठीक है, जैसे आईफोन, उसके बाद 10, 11, 12 वैसे याद रखना, तो 1-2 फीचर्स डाल के कहते हैं भाई ये आ गया नया. सो बेसिकली ये तब तक स्ट्रगल ही कर रहे थे. 1859 के बाद आए 1871, फिर आए हम 1877, जिसमें हमने 2-3 फीचर और ऐड कर दिए जिनको हमने नाम दे दिया अमेंडमेंट्स. ठीक है, सो देन वी केम टू 1908. ये थोड़ा बहुत फुल फ्लेज्ड एक्ट था 1908 वाला, पर हमें फिर भी तसल्ली नहीं हुई. फिर हमने 1963 में अपना करंट लॉ बनाया है, विच इज बेस्ड अपॉन द
थर्ड रिपोर्ट। ठीक है, तो थर्ड रिपोर्ट पे जो हमारा बेस्ड है दैट इज 1963। नाउ लेट्स लर्न इट्स हैप्पी बर्थडे, डेट ऑफ इनैक्टमेंट एंड कमेंसमेंट। ये सब क्वेश्चंस अब तो हम भी नहीं पूछते टेस्ट सीरीज में, बट अभी भी मैं आई सीन अ टेंडेंसी ऑफ द एग्जामिनर्स, कई बार एक आध क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सो बेसिकली ये 5 अक्टूबर 1963 को पास हुआ है एंड 1 जनवरी 1964 को लागू हुआ है, दैट इज केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, 5 अक्टूबर 1963 को पास हुआ है एंड 1 जनवरी 1964 को लागू हुआ है। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द डेट ऑफ एनैक्टमेंट, so this is basically your date of enactment, this is the date of commencement। ठीक है, this is the date of commencement and that is the date of enactment। आप कोई भी लॉ उठा के देखो ये दोनों डेट्स लिखी होती हैं और एक और लिखा होता है साथ में, जैसे इसका है 36 of 1963, इसका मतलब क्या होता है, this is the act, the act number 36 of 1963। ये सब चीजें आपको रट्टे लगी होनी चाहिए फॉर योर प्रीलिम्स, नॉट फॉर योर मेंस। ऐसे कोई क्वेश्चन ना कोरिलेटेड आएगा ना आएगा, राइट। सो बेसिकली अब सबसे पहले इसके प्रियम्बल से स्टार्ट करते हैं। कैन यू रीड इट जस्मीन, प्रियम्बल? An act to consolidate and amend the law for limitation of suits and other proceedings and for purposes connected therewith। सो बेसिकली जो आपका लिमिटेशन है वो एक एक्ट है, कौन सा एक्ट है, प्रोसीजरल एक्ट है। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, जितना हमारे पास सामान था हमने इकट्ठा किया, इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो, रोमन से ले लो, इंग्लैंड से ले लो, सो हमने सारा कंसोलिडेट करके थर्ड रिपोर्ट के बाद वो डाला इन 1963। ठीक है, और क्या किया, एंड अमेंड। ये जो हमने 1877 से स्टार्ट कर दिया था, हम कुछ बनाते थे बाद में कहते नहीं 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 ये भी ठीक नहीं लग रहा, सो उसमें जो हमने अमेंडमेंट्स की वो सारी करके हमने अपने पास लॉ लेके आए जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स। सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स, अदर प्रोसीडिंग्स में वैसे आपकी बुक्स में सिर्फ क्या क्या दिया हुआ है, अपील एंड एप्लीकेशन, बट यहाँ पे पिटीशन भी आता है। ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगी क्या क्या गलतियां बुक्स में। अपील भी आता है, एप्लीकेशन भी आता है और पिटीशन भी आता है, राइट। देन कम्स इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें कितने सेक्शंस हैं, हाँ जी कितने सेक्शंस हैं, 32। ठीक है, शेड्यूल में कितने आर्टिकल्स हैं, 137, जिसके 10 पार्ट्स हैं बेसिकली। ठीक है, सो वी हैव 32 सेक्शंस, 137 आर्टिकल्स इन डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन टू द पीपल हु हैव ऑलरेडी अटेंडेड क्लासेस, कि जब हम आर्टिकल्स रीड करते हैं, आई जस्ट वांट टू नो कि आपका लेवल ऑफ कैरी किस हिसाब का है। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग, नॉट टू डिग्रेड यू, सो ट्रस्ट मी। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं सूट्स की, आप अपने अपने बैरक्स उठाओ, शेड्यूल खोलो, पहले आपको शेड्यूल रीड करने सिखाते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स शुड आल्सो ओपन अप देयर बैरक्स। लास्ट में आपके शेड्यूल दिया है, उसमें सबसे पहले खोलो सूट्स, देखो पहले पार्ट 1 में आता है ना सूट्स, आप उसका लिमिटेशन चेक करो, जनरली कितना आ रहा है, 3 years, 12 years, 30 years, 20 years। नोटिस करो अगर आपने कभी किया हो ये नोटिस। ठीक है, उसके बाद आप अपील्स एप्लीकेशंस उठाओ, उसमें कितना आ रहा है, 30 days, 60 days, 90 days। ठीक है, 10 days, यस। सो बेसिकली ये कम है और सूट्स के केस में ज़्यादा है। अब आपको जब सफिशिएंट कॉज पे क्वेश्चन आता है, जो आपने पढ़ा हुआ है सेक्शन 5, हम कहते हैं ना डिले कर दिया जाता है, फिर वो अपील्स पे ही क्यों अप्लाई होता है, वो सूट पे क्यों नहीं अप्लाई? यू हैव टू टेल मी द रीजन। यस,
दैट इज व्हाई आई एम सेइंग जब भी आप सेक्शंस पढ़ोगे, जैसे आप 5 पढ़ोगे ना, तो हमेशा आर्टिकल्स को दिमाग में रख के लॉजिक लगा के चलना है। जब हम सूट्स की बात करते हैं, हमारा कोर्ट सिस्टम क्या कहता है कि 30 साल में हो जाना चाहिए, 3 साल में हो जाना चाहिए। और जब हम अपील्स की बात करते हैं, हमारे पास डेज कितने होते हैं, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। अब जब वो सफिशिएंट कॉज नाम का वर्ड आता है, वो सफिशिएंट कॉज जिसने क्लासेस नहीं लगाई उनको बता दूं, सफिशिएंट कॉज का मतलब क्या होता है, कोर्ट किस किस केस में आपकी बहाने सुनेगी, ठीक है। लिमिटेशन की केस हम कहें ना कि भाई लिमिटेशन पीरियड निकल गया, अब हमें फिर भी अलाउ करो, वो क्या होता है, बहाना। तो वो बहाने कैसे होते हैं इंडिया में या बाहर भी फॉर दैट मैटर, करे कोई बीमार सी, एक्सीडेंट हो गया, तो उस केसेस में 30 डेज वाले में आप कह सकते हो कि टाइम नहीं लगा, ठीक है। बट आप 3 इयर्स और 10 इयर्स और 20 इयर्स में कहोगे वो बीमार सी, मेरा बीमार सी, मेरा वकील बीमार सी, कैन यू से दैट? नो। सो आपका जो हमने सफिशिएंट कॉज की प्रोविजन दी है, अगर आप लॉजिकली सोचो तो सिर्फ अपील्स के केस में दी है, इसी वजह से अपने सूट्स के केस में नहीं दी, बस आपके पास ऑलरेडी भर भर के टाइम दिया हुआ कि 10 साल में आ जाओ, 20 में आ जाओ, 30 में आ जाओ, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड। नाउ लेट्स कम टू द केसेस फर्स्ट। गिव द हेडिंग रेलेवेंट केसेस। लिमिटेशन के मैं आपको केसेस लिखवाऊंगी, आपको इसके अलावा अगर आपको भरोसा है आपको कोई केस पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू विल फाइंड n नंबर ऑफ केसेस बट दे आर ऑल यूजलेस, ठीक है। मैंने अपनी बुक में भी यही केसेस का रेफरेंस दिया है, देयर आर नो अदर केसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपने केस लिखना है पीएनबी एंड अदर्स। पीएनबी की फुल फॉर्म क्या होती है, पंजाब नेशनल बैंक हमारा, ठीक है। सो बेसिकली पीएनबी एंड अदर्स वर्सेस सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, दिस इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। राइट डाउन, वी हैव 3-4 cases. First is PNB and others. This is Surendra Kumar Sinha, Prasad Sinha, sorry. Judgment. Rules of limitation. Rules of limitation are not meant to destroy the rights of the parties, full stop. Section 3 only bars the remedy, but does not destroy the right. ये केस लॉ है आपका जनरल लिमिटेशन पे और प्लस सेक्शन 3 पे। एक बार सेक्शन 3 की मेन स्टेटमेंट रीड करो सबके लिए, Bar of limitation. अंदर से बैराग से, ये तो सबको ही पता है। Subject to the provisions contained in section number 4-24 inclusive, every suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed. Also limitation has not been set up as a defense. सो बेसिकली यहाँ आपका क्या चीज बार हो रही है, रेमेडी, ठीक है। राइट आपका रह रहा है, आपको कोर्ट क्या कह रही है कि जब ये लिमिटेशन पीरियड निकल गया, ये 3 साल निकल गए, आप हमारे पास नहीं आए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बार हो रही है, आपकी रेमेडी। राइट वही का वही है, आप किसी और तरीके से पैसे निकलवा लो अदर देन चपेड़े लगाना। लीगल मेथड, ठीक है। सो लॉ लीगल मेथड अलाउ करता है, कोर्ट का दरवाजा बेशक बंद हो गया, मीडिएटर ले आओ, कोई सफिशिएंट रीजन दे दो, किसी भी तरीके से आप दोबारा कोर्ट के पास पहुंच सकते हो, बट एक बार कोर्ट के दरवाजे आपके लिए क्या हो जाते हैं, बंद। दिस इज व्हाट इज सेड बाय द केस ऑफ पीएनबी एंड अदर्स वर्सेस सुरेंद्र। सेकंड केस लिखो, चिरंजी लाल डॉक्टर वर्सेस हरिदास। चिरंजी लाल डॉक्टर वर्सेस हरिदास, AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेड लॉ ऑफ लिमिटेशन sees that
law of limitation sees sees that parties do not resort to dilatory tactics, resort to RESORT, dilatory tactics, but seek the remedy promptly. सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन का लॉ हमने क्यों बनाया, ताकि हम कोर्ट अपनी जो पार्टीज आ रही हैं कोर्ट उनको ये समझा सके कि भाई ये नहीं तारीख अभी और लपका लो, अभी और चलेगा, अभी ये होगा। उससे बेटर उनको पता हो कि अभी लिमिटेशन में फॉल कर जाएगा, फटाफट ये केस फाइल करके और ये मामला निबेड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस जो हमारा था दैट वाज मंगू वर्सेस कंधाई, 1 LR 8 इलाहाबाद। मंगू वर्सेस कंधाई 1 LR 8 इलाहाबाद। इसके साथ यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, दिस इज द केस लॉ ऑन स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा? पहले केस में हमने क्या कहा कि जो 3 है वो क्या बार कर रहा है, सिर्फ रेमेडी। ठीक है, सेकंड केस में हमने क्या कहा कि हमने लिमिटेशन इसलिए बनाया ताकि पार्टीज को पता हो कि जल्दी से जल्दी करना है, भाई प्रॉम्प्टली करना है, डायलेटरी टैक्टिक्स नहीं अपनाने। थर्ड केस में हमने कहा कि स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। व्हाट इज स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन? यस, सो बेसिकली व्हेन वी हैव टू इंटरप्रेट, कोर्ट ये नहीं कह सकती पढ़ के सेक्शन 5 लग रहा है कि शायद ये हो सकता है या शायद ये हो सकता है। बेसिकली आपने ये कहना है कि अगर यही लिखा गया है तो यही है। So that means it has to be a strict interpretation. That is called as strict construction. This is very important case law. मंगू versus कंधाई लिख लो। इसमें जज का नाम भी आपको पता होना चाहिए, कई जजेस थोड़े मशहूर से हैं। So basically Justice Mahmood remarked that statutes of limitation are statutes of repose that are intended to check the tendency of dilatoriness, and they should be administered as strictly as possible in order to strengthen the repose at which they aim. किसी का कुछ मिस हो गया, रिमाइंडिंग यू अगेन, इतनी टेंशन नोट्स की लेने की जरूरत नहीं है भाई, मेरी बुक की दे दूंगी या मैं आपको नोट्स दे दूंगी। समझने पे ज्यादा ध्यान देना, कुछ नहीं समझ आया तो तब फटाफट ऐसे कर देना कि नहीं समझ आ रहा, पर अगर कुछ मिस हो गया तो कोई बात नहीं, आप दोबारा नोट्स में से देख सकते हैं। यही नोट्स इंपॉर्टेंट है, इस पे जितना आपको मटेरियल मिलेगा उसके अलावा आपको कोई मटेरियल की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज आई हैव रेफर्ड 7 बुक्स, UN मित्रा, JD जैन, मैंने अपने आप तो लिखा नहीं लॉ ऑफ लिमिटेशन है ना, मैं भी वही हूँ इंडिया, इधर से चेपा उधर से चेपा उधर से चेपा, सो बेस्ट चेपा मार के मैंने अपनी बुक लॉन्च कर दी। सो बेसिकली अभी नहीं, अभी तो मैंने यहाँ पे श्री राम वालों के साथ लॉन्च करवानी है दिस नेक्स्ट वीक। सो बेसिकली उसमें होता क्या है, सब बुक से लिया गया है, यूनिवर्सिटी से UN मित्रा ली, वहाँ से कमेंट्रीज बेसिकली। सो जो मेरे पास ये जो आपको लिमिटेशन का माल मिलेगा बेसिकली वो सब
आपको सारी बुक्स का निचोड़ निकाल के दिया गया। सो लिमिटेशन पे ट्रस्ट में आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। सो जितना क्लास में लिखा जाता है ठीक है, जो मिस हो गया आप नोट्स में से ले लो। किसी को भी नोट्स चाहिए, इवन फॉर ऑनलाइन या रिकॉर्डेड जिसको भी मिलते हैं, आप मेरे से व्हाट्सएप करके नोट्स मंगवा सकते हो, ठीक है, बट आफ्टर हरियाणा प्लीज, बिकॉज हरियाणा वाले बच्चों ने वो बोरो किए हुए हैं, वो बड़ी सिंसियर स्टडीज कर रहे हैं, तो उसके बाद मिलेंगे आपको नोट्स। इवन फॉर इंग्लिश एंड पंजाबी वन ऑफ यू हैज टू रिमाइंड मी, ठीक है, उसके बाद रिमाइंड करा दो। देन इज नेक्स्ट केस लॉ, सकूरू वर्सेस तानाजी। सकूरू वर्सेस तानाजी, AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट। Sakuru versus Tanaji, AIR 1987 Supreme Court. It was held that the provisions of Limitation Act apply only to proceedings in the courts, and not to proceedings in bodies other than courts, that is quasi judicial, ठीक है। अब इसमें ये एक एक वर्ड अंडरलाइन कर लो। बेसिकली आपको कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना, अभी रट्टे लगा दो। पहला केस कौन सा था? PNB एंड अदर वर्सेस सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा। उसमें हमने कहा कि इसमें आपकी सिर्फ रेमेडी मर जाती है, राइट वहीं का वहीं है, ठीक है, किसी और तरीके से ले लो। सेकंड केस था हमारा चिरंजी लाल वर्सेस हरिदास, जिसमें हमने ये कहा कि हमने इसलिए बनाया ताकि पार्टीज डायलेटरी टैक्टिक्स को जितना अवॉइड कर सकती है उतना अवॉइड करें। देन देयर वाज केस ऑफ मंगू वर्सेस कंधाई, जिसमें भी जस्टिस महमूद ने यही कहा था कि डायलेटरी टैक्टिक्स को अवॉइड करना है, और जब कोर्ट ने इसको अप्लाई करना है उसने इसको क्या देनी है? स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। अगर सेक्शन 5 कह रहा है तो कह रहा है बस, अगर 12 कह रहा है तो कह रहा है, उसी हिसाब से उस वर्ड को आप ये नहीं कह सकते कि एनालॉजी अप्लाई करेंगे, अब इसका ये मीनिंग निकल के आ रहा है या ये निकल के आ रहा है, नहीं, जो भी मीनिंग है, जो भी एक्ट में लिखा गया सिर्फ वही है, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, राइट। नेक्स्ट केस हमारा था सुक्रू वर्सेस तानाजी, जिसमें हमने कहा था कि सिर्फ कोर्ट्स पे लागू होएगा और किसी भी बॉडी पे लागू नहीं, ठीक है। लास्ट में एक हमारे पास स्टेटमेंट है, वो लिख लो, उस पर एक बार क्वेश्चन आ चुका। सर रिचर्ड की स्टेटमेंट है, सर रिचर्ड, write down the intention of law of limitation, the intention of law of limitation is not to create a right, where there is none, N-O-N-E, nor to extinguish a right, where there is one, but to interpose, I-N-T-E-R-P-O-S-E, to interpose a bar, B-A-R, interpose a bar after a certain period, to enforce an existing right, ठीक है। सो इंट्रोडक्टरी आपके ये 5 केसेस हैं और एक ये स्टेटमेंट है जो आपको रट्टे लगानी है। अभी स्टेटमेंट उन्होंने क्या कहा कि लॉ ऑफ लिमिटेशन में स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देनी है, जहाँ कोई राइट नहीं है आप ये नहीं कह दोगे लिमिटेशन के हिसाब से राइट बन गया, यहाँ कहीं है तो आप कह दोगे बस ये नहीं है, एग्जेम्प्ट हो गया। बेसिकली सिर्फ लिमिटेशन पीरियड लागू होगा जो कि ये कहेगा कि अब आप केस फाइल नहीं कर सकते, कुछ भी नया नहीं बनेगा, कुछ भी निकलेगा नहीं उसमें से, सिर्फ केस बार है, दैट्स इट।
सो लॉ ऑफ लिमिटेशन सिर्फ दो चीजें बताएगा कि ये केस बार्ड है या फिर एडवर्स पोजेशन. ठीक है, सो देयर आर ओनली टू थिंग्स. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. ब्रेक लेंगे 2 मिनट? आपकी शक्लों से लग रहा है. 5:30 तक किसी क्लास हाँ 5:30 तक नहीं, it's not till 5:30, it's till 5:50 because I have a seminar after this. मुझे किसी 2 अकेडमीज के एडमिशंस करवाने हैं. सो मैं नहीं थकती, मेरे घर आना मींस कि 6:30 से क्लास स्टार्ट होती है. प्लस पेपर मेकिंग इज आल्सो गोइंग ऑन. सो हम नहीं थकते. पेपर हमेशा पास में बनता है 1 हफ्ता पहले. सो उस टाइम पे हम बिजी होते हैं. ले लो 2 मिनट दे लो, सांस लो. ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन इज टफ, पर इसके बाद और टफ है थोड़ा. मुझे नहीं बोला, मुझे 5:50 बोला. सर से पूछो, मैं तो खुशी चली जाऊँ. एंड टेक अ कॉफी ब्रेक एंड देन गो फॉर द क्लास. इधर टी ने मारा था. हाथों को ब्रेक दे लो, दिमाग को तो क्या दे. दिमाग तो आपका चलता रहना चाहिए. इसके बाद आपके कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं? इस महीने तो आपके यही चल रहे हैं. सीपीसी तो हो जाता है, सीआरपीसी तो चलो न्यू प्रोविजंस के हिसाब से थोड़ा रहती है. अभी सर इज आल्सो गोइंग ऑन लीव. You didn't know that? बताइए. हाँ? नहीं, मैं नहीं जा रही. हाँ, आज छुट्टी से. हाँ जी. They were saying that then we have 2 classes, but I will not have. CRPC 2 कर रहे हो. Because that is a lengthy subject. But limitation आपको 2 सेक्शन ही समझ आना है, वही गनीमत है. पता लगे कि 4 सेक्शन एक दिन में ऊपर से निकल जाए, फिर से there is no point. So limitation I have 1 class होगी. because उतना ही समझ आएगा आपको. ये औखा है. ठीक है. किसकी? सर की आई थिंक 1 week. He's traveling, so basically I think 1 week. So they'll fix I think your 2 classes for CRPs. अब बात करो. चलो. इसके बाद मेरे साथ आपका आई थिंक दूसरा सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट हो रहा है? आपको एसआरए नहीं आता? एसआरए तो किया हुआ है आप लोगों ने. कॉन्स्टिट्यूशन भी मुझे कहा गया था कि आपने अच्छे से नहीं किया हुआ. आई डोंट नो वेदर. कॉन्स्टिट्यूशन तो ऊपर रट्टा ही है. तरीके बेसिक. आप लोग ने सुना. आप फ्रेश हो, आप हमारे न्यू गेस्ट हो. चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. लिखो. राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक. 2-3 टॉपिक और कर लेते हैं छोटे छोटे प्रीलिम्स के. हैं? क्या नहीं किया हुआ? हाँ नहीं, वो तो ठीक है, दैट्स ओके. एवरीवेयर दिस इज सेम सिचुएशन. सो सच्चाई जितनी जल्दी देख लो अच्छा ही होता है. नहीं नहीं नहीं, सर गुस्सा हो जाएंगे. My seminar starts at 6:30. I am leaving early because I have to go to Mohali, so it takes time. लिखो लिखो लिखो. शाबाश. लिखो लिखो. 1-2 लास्ट छोटे छोटे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लिख रहे हो. हाँ जी. हाँ पता है मुझे ट्रैफिक. I know office hours too much. दर्स खा लो मेरे पे. चलो लिखो. ना ना बहुत अच्छी बात है. सोचो, अब तो बहुत टाइम हो गया, सोचना चाहिए आपको. लिखो लिखो. एवरी एग्रीमेंट
which shortens or extends the period of limitation prescribed by law is void. That means unenforceable. Next line, law of limitation cannot be evaded by private agreement by the parties. चलो अब हाथों को आराम दो. ये बताओ क्या समझ आया इस लाइन से. ट्रांसलेशन करते रहो साथ साथ में. हम किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू किसी भी लिमिटेशन पीरियड को ना तो एक्सटेंड कर सकते हैं और ना ही उसको शॉर्टन कर सकते हैं. दैट मीन्स बेसिकली दो पार्टीज की बात हो रही है. ठीक है, लेट्स से यू बोथ आर देयर. आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि हमारे केस में लिमिटेशन साल ही रहेगी या हमारे केस में लिमिटेशन 10 साल रहेगी. सो यू कैन नॉट मेक सच एन एग्रीमेंट, द पार्टीज कैन नॉट मेक सच अ प्राइवेट एग्रीमेंट जिसमें आप या तो उसको शॉर्टन कर रहे हो या एक्सपैंड कर रहे हो. जो लॉ ने कहा है वही रहेगी. ठीक है, इस पे केस लॉ लिखो. PK 19 वर्सेस निर्मल इंडस्ट्रीज 1999 सुप्रीम कोर्ट. 1999 सुप्रीम कोर्ट. It was held PK 19 versus Nirmal Industries 1999 Supreme Court. It was held that the language used in the sections of Limitation Act is final full stop. Courts cannot add any word or meaning. सो पहले हमने कहा कि दो पार्टीज कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर सकती जिससे वो लिमिटेशन पीरियड को चेंज कर सकती हो. ये जो जजमेंट थी PK 19 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट भी अपनी तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकती जिससे कि लिमिटेशन पीरियड में कोई चेंज हो. सो दैट मीन्स लिमिटेशन पीरियड वहीं का वहीं रहेगा. सो बेसिकली बात ये, ना कोर्ट चेंज कर सकती है ना पार्टी चेंज कर सकती है. लिमिटेशन पीरियड विल रिमेन द सेम. ठीक है, अब एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं. अगला टॉपिक नहीं करते बिकॉज आप सब थके लग रहे हो. नए लॉज हैं, डोंट टेक ओवर बर्डन ऑफ दिस. लेट्स ड्रॉ वन चार्ट. प्रीलिम्स का एक चार्ट है, वो ड्रॉ कर लो और कुछ नहीं करेंगे ऑन पब्लिक डिमांड. ठीक है, आप मेरे इतना ध्यान रख रहे हो, आपका भी रखेंगे. लेट्स ड्रॉ द चार्ट. दिस इज अ फ्लो चार्ट फॉर योर प्रीलिम्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट. हेडिंग डालो जनरल फैक्ट्स about limitation. General facts about limitation. सबसे पहला फैक्ट है, दिस इज अ प्रोसीजरल लॉ. एक्सेप्शन 25 to 27. This is a procedural law. Exception 25 to 27. Second is, this is a preventive law. This is a preventive law. Third, it applies to suits, appeals, applications and petition. ठीक है. सिविल केसेस जनरली सिविल केसेस पे अप्लाई होता है. एक्सेप्शन क्रिमिनल केसेस
ब्रैकेट में लिखना है वेयर इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, वेयर इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। ये आपके लिए शॉर्टकट है, अगर आपको ये सारे डिटेल नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं लगता तो ये पेज तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज अप्लाइड बाय कोर्ट्स, अप्लाइड बाय कोर्ट्स नॉट बाय ट्राइब्यूनल्स, नॉट बाय ट्राइब्यूनल्स। नेक्स्ट, रिट्स के केस में लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई, लैचेस अप्लाई। रिट्स के केस में लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई, लैचेस अप्लाई। ऐसे बनाया करो, क्रॉस टिक, शॉर्टकट्स टू लर्न, राइट। नेक्स्ट है दिस इज अ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है दिस इज एन एग्जॉस्टिव लॉ, दिस इज एन एग्जॉस्टिव लॉ। एग्जॉस्टिव लॉ का मतलब क्या होता है? कंप्लीट इन इटसेल्फ। लेट्स से कहीं कोई ऐसे हमारे लॉज होते हैं जिसमें हम कहते हैं फॉरेन रूल्स ये कहते हैं, या ये वाला लॉ ये कहता है, रेड विद दिस लॉ। इस केसेस में आप सिर्फ लिमिटेशन को लिमिटेशन के हिसाब से ही पढ़ते हो। सेल ऑफ गुड्स और उसमें हम कहते हैं ना रेड विद दिस सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, ये एग्जॉस्टिव है। इसने जो कह दिया बस यही है, यही माई बाप है सबका, ये कहता है मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। सो दिस इज एग्जॉस्टिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज लेक्स फोराई। व्हाट इज लेक्स फोराई? लॉ ऑफ द फोरम। सो दैट मीन्स जो आपकी कोर्ट्स कह रही हैं वहां की वो लॉ आप पे अप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज प्रीएम्प्टरी, प्रीएम्प्टरी इन नेचर, इट इज प्रीएम्प्टरी इन नेचर। व्हाट इज प्रीएम्प्टरी? क्या? हाँ, दैट मीन्स इट इज फाइनल। मैंने कौन सा प्रेफरेंशियल, ब्रैकेट में लिखो इट इज एब्सोल्यूट, इट इज एब्सोल्यूट। आज आप सब बड़े जॉली मूड में हो, ये न्यू एडमिशंस हो, ये इस वजह से? किस वजह से? बूस्ट अप ये हो गया कि हो जाएगा? आपके तो लास्ट सब्जेक्ट्स ही हैं, जो पुराना बैच है। यू हैव ऑलमोस्ट डन दी सब्जेक्ट्स, यू आर डूइंग इट सिंस निधि वाज देयर। आप लोग तो तब से लगे हुए हो, तो हो जाना चाहिए। You started in June, है ना? नहीं, वो तो एक न्यू बैच आता रहता है ना, जैसे ये आए हैं। हाँ, इस चीज के लिए you should be thankful to them that when you have joined, you have started with the main subjects. वरना क्या होता है कि कई बार जो बेकार सब्जेक्ट्स होते हैं वो चल रहे होते हैं एंड देन वो आपका इंटरेस्ट भी लूज होता है, आपको फायदा भी नहीं होता, ठीक है। सो यू हैव जॉइंड अ वेरी राइट टाइम, नॉट यू, आप तो कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 से आए हो, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिख लो, बाद में ऐसे ही इकट्ठे, पहले लास्ट पॉइंट लिख लो। प्ली ऑफ लिमिटेशन, प्ली ऑफ लिमिटेशन इज द ड्यूटी ऑफ, is duty of court. Plea of limitation is duty of court. क्या मतलब इससे? आपको स्पेशली प्लीड नहीं करना पड़ता, एज अ प्ली नहीं लेके आनी पड़ती कि भाई लिमिटेशन लग रहा है, कोर्ट ने ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देना है लिमिटेशन, ठीक है। एक आपसे 2 MCQs पूछने हैं मैंने, जिन्होंने पहले क्लासेस लगाई हुई बोलेंगे क्यों मैम पहले क्लासेस लगा के पाप कर दिया। हाँ नहीं, सेक्शंस नहीं, मिनिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन लिमिटेशन एक्ट में कितना है? 10 days मैक्सिमम। मैंने कहा 30 years मिनिमम, कौन सा पेयर एक्ट पढ़ रहे हो ये? जरा हमें भी दिखाओ ये कौन सा पेयर एक्ट आप लोग यूज कर रहे हो। चलो नाउ यू कैन सिट एंड चिल फॉर 5 minutes बट डू नॉट डू दैट। ये दरवाजे आपके लिए खुलेंगे 5:50 पे। हाँ जी, दैट मीन्स इट इज फाइनल, यू नीड नॉट जस्टिफाई इट, ठीक है, दैट इज फाइनल।
अगर लिमिटेशन लग रही है आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि ये है वो है, एविडेंस लाओ, ये लाओ, वो लाओ, दिस इज फाइनल। नहीं, आई वॉज बिजी विद द पेपर मेकिंग थिंग, सो डे आफ्टर हो जाएंगे। किसी ने अब पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के देना है टेस्ट, वो भी दे सकते हो 75 तक।